नमस्कार दोस्तों, मैं जसवंत मीणा संकल्प कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अब अगला जो दुर्ग हम पढ़ने जा रहे हैं उस दुर्ग का नाम है कोमलगढ़ दुर्ग। और कोमलगढ़ दुर्ग दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग है और ये राजसमंद जिले में स्थित है। देखिए श्रेणी क्या है दुर्ग की, तो दुर्ग गिरि दुर्ग है, और इसके अलावा ये पारी दुर्ग भी है। बहुत लंबा बड़ा परकोटा है दुर्ग के चारों ओर। दोस्तों ये दुर्ग राजसमंद और मारवाड़ की सीमा पर, मारवाड़ की सीमा पर राजसमंद के सादरी गांव के पास स्थित है। दुर्ग का उद्देश्य था गोडवाड़ क्षेत्र पर ध्यान देना या गोडवाड़ क्षेत्र की रक्षा करना। और गोडवाड़ क्षेत्र में दोस्तों कौन कौन सा आता है? पाली है, सिरोही और जालौन। तो गोडवाड़ क्षेत्र पर अधिकार करना इस दुर्ग का उद्देश्य था। दुर्ग महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण संप्रति द्वारा निर्मित दुर्ग के खंडरों पर इस दुर्ग का निर्माण किया था। संप्रति दोस्तों ये सम्राट अशोक का पुत्र था, और जहां आज कोमलगढ़ दुर्ग है वहां पर प्राचीन काल में सम्राट अशोक के पुत्र संप्रति ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, और महाराणा कुंभा ने इसी दुर्ग के खंडरों पर, ध्वंसावशेषों पर इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। दुर्ग का जो वास्तुकार है, वास्तुकार मतलब शिल्पी, आर्किटेक्ट, वो एक महान वास्तुकार था, उसका नाम था मंडन, और ये कुंभा के दरबार का बहुत बड़ा शिल्पी था। तो कोमलगढ़ दुर्ग का जो वास्तुकार है, शिल्पी है, वो मंडन था। इस दुर्ग का नक्शा मंडन ने बनाया था, और महाराणा कुंभा ने अपनी रानी कुंभल देवी के नाम पर इस दुर्ग का नाम कोमलगढ़ रखा। दोबारा देखिए दोस्तों, कोमलगढ़ राजसमंद जिले में स्थित है। यह गिरि दुर्ग है जो लगभग 13 पहाड़ियों से सुरक्षित है, घिरा हुआ है। पारी दुर्ग है, दुर्ग के चारों ओर बहुत लंबा चौड़ा परकोटा है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। यह दुर्ग राजसमंद और मारवाड़ की सीमा पर राजसमंद के सादरी गांव में स्थित है। इसका उद्देश्य था गोडवाड़ क्षेत्र पर अधिकार करना, गोडवाड़ क्षेत्र की सुरक्षा करना, उस पर निगाह रखना। और दोस्तों गोडवाड़ क्षेत्र में पाली, सिरोही और जालौर जिलों का क्षेत्र आता है। इस दुर्ग को महाराणा कुंभा ने सम्राट अशोक के पुत्र संप्रति द्वारा निर्मित दुर्ग के खंडरों पर करवाया था। दुर्ग का वास्तुकार, शिल्पी अर्थात आर्किटेक्ट महाराणा कुंभा का बहुत बड़ा शिल्पी मंडन था, अर्थात इस दुर्ग का नक्शा मंडन ने बनाया था, और महाराणा कुंभा ने अपनी
रानी कोमल देवी के नाम पर इस दुर्ग का नाम कोमलगढ़ दुर्ग रखा। दुर्ग का निर्माण 1448 से लेकर 1458 के मध्य 10 वर्षों में पूरा हुआ। आगे देखिए दोस्तों, कोमलगढ़ दुर्ग दोस्तों निर्माण से लेकर आज तक केवल एक बार जीता गया। अर्थात कोमलगढ़ दुर्ग पर जब से बनाया गया आज तक केवल ये शत्रु सेना द्वारा एक बार जीता गया, और वो देखिए 3 अप्रैल 1578 को मुगल सम्राट अकबर के सेनापति शाहबाज खान ने इस दुर्ग पर अधिकार किया, और ये युद्ध कोमलगढ़ के युद्ध के नाम से जाना जाता है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने कोमलगढ़ को अपना केंद्र बनाया था, और इसी कारण अकबर ने शाहबाज खां के नेतृत्व में एक बड़ी विशाल सेना भेजी, और 3 अप्रैल 1578 को कोमलगढ़ का युद्ध हुआ, और इस प्रकार से शाहबाज खां ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया। तो बनने से लेकर आज तक ये दुर्ग केवल एक बार जीता गया, और वो अधिकार किया अकबर के सेनापति शाहबाज खां ने 3 अप्रैल 1578। दुर्ग के बहुत सारे उपनाम हैं। देखिए दोस्तों कौन कौन से उपनाम हैं। मेवाड़ की शरण स्थली, मेवाड़ की शरण स्थली। दूसरा देखिए मेवाड़ की तीसरी आंख। तीसरा उपनाम देखिए मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। मेवाड़ का मेरुदंड। पांचवा उपनाम देखिए मारवाड़, मारवाड़ की छाती पर लटकती तलवार। छठा उपनाम देखिए मत्स्यंदर। सातवां माहौर। आठवां देखिए कुंभलपुर। नौवां देखिए कुंभल। ये दुर्ग के उपनाम है। पुनः देखिए दोस्तों, कोमलगढ़ दुर्ग बनने से लेकर आज तक केवल एक बार जीता गया। 3 अप्रैल 1578 को अकबर के सेनापति शाहबाज खान ने इस दुर्ग पर अधिकार किया, और वो युद्ध था कोमलगढ़ का युद्ध। दुर्ग के बहुत सारे उपनाम हैं, जैसे मेवाड़ की शरण स्थली, मेवाड़ की तीसरी आंख, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। जब भी इस तरह का संकट आता था तो राजा अपनी प्रजा के साथ यहाँ पर शरण लेता था। मेवाड़ का मेरुदंड, मारवाड़ की छाती पर लटकती तलवार, मत्स्यंदर, माहौर, कुंभलपुर, कुंभलमेल, ये सभी दुर्ग के उपनाम हैं दोस्तों। दुर्ग गिरी दुर्ग के अतिरिक्त पारी दुर्ग की श्रेणी में भी है। मैंने अभी आपको बताया था कि दुर्ग के चारों ओर बहुत विशाल परकोटा है। तो देखिए पारी दुर्ग है। पारी दुर्ग का मतलब होता है चारों ओर विशाल परकोटा हो,
तो इस दुर्ग के चारों ओर 36 किलोमीटर लंबी दीवार परकोटा है। और ये क्वेश्चन आ भी चुका है दोस्तों कि कोमलगढ़ दुर्ग के चारों ओर जो दीवार है पूरी अरावली की पहाड़ी को घेर रखा है, उसकी लंबाई कितनी है? तो कितनी लंबाई? 36 किलोमीटर लंबी। 36 किलोमीटर लंबी दीवार परकोटा है। इस दीवार की चौड़ाई 7 मीटर है और इस दीवार पर 7 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते हैं। भारत में ये इस प्रकार की सबसे लंबी दीवार मानी जाती है। इसी कारण इस परकोटे या दीवार को भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। और दुनिया में सबसे बड़ी जो दीवार है वो आपको पता है चाइना की दीवार है। तो ये विश्व की चीन के बाद दूसरी सबसे लंबी दीवार है। दुर्ग की सुदृढ़ बुर्जों और दीवारों को देखकर डॉक्टर कर्नल टोड ने इसकी तुलना एट्रुस्कन से की है। दुर्ग की मजबूत और सुदृढ़ दीवारों और बुर्जों को देखकर डॉक्टर कर्नल टोड ने इसकी तुलना किससे की है? एट्रुस्कन से। और दोस्तों एट्रुस्कन क्या है? इटली में बहुत प्राचीन एक सभ्यता थी। ईसा पूर्व की सभ्यता। और इटली की जो प्राचीन सभ्यता थी उसमें एट्रुस्क नाम का एक किला या दुर्ग था और बहुत मजबूत दुर्ग था। इसी कारण कर्नल टोड ने कोमलगढ़ दुर्ग को एट्रुस्कन कहा है, क्योंकि एट्रुस्कन इटली की प्राचीन सभ्यता में एक मजबूत किला या दुर्ग था। दोबारा देखिए दोस्तों, गिरी दुर्ग के अतिरिक्त पारी दुर्ग है और इसका जो चारों ओर दीवार है या जो परकोटा है उसकी लंबाई है 36 किलोमीटर। इस दीवार की चौड़ाई 7 मीटर है और कहते हैं कि इस दीवार पर 7 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते हैं। ये दीवार भारत की महान दीवार के नाम से जानी जाती है और चीन की दीवार के बाद ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार मानी जाती है। कर्नल टोड ने इसकी सुदृढ़ बुर्जों और दीवारों को देखकर इसकी तुलना एट्रुस्कन से की है या इसको एट्रुस्कन कहा है। और एट्रुस्कन इटली में एक प्राचीन सभ्यता थी और उस सभ्यता में एट्रुस्कन नाम का एक दुर्ग था। आगे देखिए दोस्तों, कोमलगढ़ दुर्ग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, अर्थात दुर्ग में दुर्ग है। राजस्थान में 2 ही दुर्ग ऐसे हैं जिनमें दुर्ग में दुर्ग है, अर्थात दुर्ग में एक और लघु दुर्ग। पहला कोमलगढ़ में है और दूसरा जो दुर्ग है वो है जयगढ़ दुर्ग, जिसमें विजयगढ़ी नाम का एक लघु दुर्ग। देखिए, कोमलगढ़ दुर्ग में एक लघु दुर्ग है और उस लघु दुर्ग का नाम है कटार।
अर्थात कोमलगढ़ में एक और दुर्ग है छोटा, उसे कहते हैं कटार। अब कटारगढ़ में निम्न दर्शनीय स्थल। नंबर 1, महाराणा कुंभा का आवासीय महल। नंबर 2, बादल महल। दोस्तों बहुत अच्छी कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना बादल महल के बारे में। और इसी बादल महल में 9 मई 1540 ईस्वी को एक महान व्यक्ति का जन्म हुआ था, और उस महान व्यक्ति का नाम है महाराणा प्रताप। कटारगढ़ की बादल महल में 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। बादल महल को जूनी कचहरी भी कहा जाता है। तीसरा देखिए, झाली रानी का मालिया महल, महाराणा कुंभा की रानी थी। चौथा देखिए, कुंभ स्वामी का मंदिर, और कुंभ स्वामी के मंदिर के पास ही है मामादेव कुंड। और दोस्तों इस कुंभ स्वामी मंदिर के परिसर में, जो मामादेव कुंड के पास है, यहीं पर इसी मंदिर परिसर में 1468 ईस्वी में महाराणा कुंभा के बड़े पुत्र उदा, जिसको उदय सिंह भी कहते हैं, उदा ने अपने पिता महाराणा कुंभा की हत्या कर दी। क्योंकि दोस्तों महाराणा कुंभा अपने जीवन के अंतिम समय में विकसित अवस्था में आ गए थे, उन्माद नामक रोग से वो ग्रसित हो गए थे, पागल से हो गए थे। और एक दिन जब वो इसी मंदिर परिसर में मामादेव कुंड के पास भगवान की मूर्ति के सामने बैठे हुए थे, तो पीछे से इनके बड़े पुत्र उदा ने धोखे से उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया, इस प्रकार उनकी हत्या कर दी। और यही कारण है कि दोस्तों उदा को मेवाड़ में पितृहंता के नाम से जाना जाता है, पिता की हत्या करने वाला। देखिए दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग में एक और छोटा लघु दुर्ग है, उस लघु दुर्ग का नाम है कटारगढ़। कटारगढ़ में निम्न दर्शनीय स्थल है। पहला दर्शनीय स्थल हमने लिया महाराणा कुंभा का आवासीय महल, जहाँ पर महाराणा कुंभा विश्राम करते थे। दूसरा है बादल महल। और दोस्तों बादल महल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी बादल महल में 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और महाराणा प्रताप के बारे में आप सब लोग जानते हैं, बादल महल को जूनी कचहरी के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा दर्शनीय स्थल है झाली रानी का मालिया महल है, कुंभ स्वामी का मंदिर है, और कुंभ स्वामी मंदिर के पास ही मामादेव कुंड है। और इसी मामादेव कुंड के पास कुंभ स्वामी मंदिर के परिसर में 1468 ईस्वी में महाराणा कुंभा के बड़े पुत्र उदा ने महाराणा कुंभा की हत्या कर दी थी। और यही कारण है कि मेवाड़ में उदा को पितृहंता के नाम से जाना जाता है। कटारगढ़ के बारे में दोस्तों
अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने एक बहुत ही सुंदर टिप्पणी की है, बहुत ही अच्छा कथन है। तो कटारगढ़ के बारे में कटारगढ़ की ऊंचाई को लेकर अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा है कि यह दुर्ग इतनी अधिक ऊंचाई पर है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों। बहुत बार क्वेश्चन आ गया कि कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बारे में किस इतिहासकार ने लिखा है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो कथन है अबुल फजल का, या क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि अबुल फजल ने किस दुर्ग की ऊंचाई को देखकर ये लिखा कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो कोमलगढ़ के कटारगढ़ के बारे में, यदि ऑप्शन में कटारगढ़ नहीं है तो आपको कोमलगढ़ करना होगा। तो कटारगढ़ के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि यह दुर्ग इतनी अधिक ऊंचाई पर है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। मामादेव कुंड के पास 1460 ईस्वी में संस्कृत भाषा में 5 काली शिलाओं पर कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी हुई है। लेखक के बारे में हमारे पास 2 मत है कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति का रचनाकार कौन था। तो एक है डॉक्टर ओझा के अनुसार इस प्रशस्ति का रचयिता है लेखक कवि महेश हैं, और इसके अतिरिक्त अन्य इतिहासकारों के अनुसार इसका लेखक कान्हा व्यास। और दोस्तों कान्हा व्यास महाराणा कुंभा का वैतरिक दरबारी था, उसके महीने की तनख्वाह मिलती थी। और कान्हा व्यास ने एक बहुत ही सुंदर बड़ा ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है एकलिंगजी महात्म्य। तो देखिए दोबारा, कटारगढ़ के बारे में अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा है कि यह दुर्ग इतनी अधिक ऊंचाई पर है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। मामादेव कुंड के पास 1460 ईस्वी में संस्कृत भाषा में 5 काली शिलाओं पर कोमलगढ़ प्रशस्ति लिखी हुई है। इस प्रशस्ति के बारे में इस प्रशस्ति के लेखक या रचयिता के बारे में 2 मत है। इतिहासकार डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार इसके लेखक कवि महेश थे, और अन्य इतिहासकारों के अनुसार इस प्रशस्ति के लेखक
कौन थे? कान्ह व्यास। दोस्तों, कोमलगढ़ दुर्ग को राजनीतिक कैदियों का दुर्ग भी कहते हैं। राजनीतिक कैदियों का दुर्ग। क्वेश्चन आता है कि राजनीतिक कैदियों का दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा कोमलगढ़। तो कोमलगढ़ दुर्ग को राजनीतिक कैदियों का दुर्ग भी कहते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्न प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों को इसमें कैद करके रखा गया था। माणिक्यलाल वर्मा, मोतीलाल तेजावत और रमेश चंद्र व्यास। तो कोमलगढ़ दुर्ग को राजनीतिक कैदियों का दुर्ग भी कहा जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्न स्वतंत्रता सेनानियों को इस दुर्ग में कैद करके रखा गया था। माणिक्यलाल वर्मा को, मोतीलाल तेजावत को और रमेश चंद्र व्यास को। महाराणा रायमल के पुत्र, महाराणा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया और महाराणा सांगा का बचपन इसी दुर्ग में बीता। महाराणा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया और महाराणा सांगा का बचपन इसी दुर्ग में बीता था। और 1537 में महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक इसी दुर्ग में। अगला दुर्ग देखिए दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर। बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग है, बहुत सुंदर दुर्ग है। देखिए दुर्ग के बारे में। तो श्रेणी देखिए, गिरि दुर्ग है, और इसके अतिरिक्त पारित दुर्ग भी है, क्योंकि दुर्ग के चारों ओर परकोटा भी है। जिस पहाड़ी पर यह दुर्ग है उस पहाड़ी का नाम है चिड़ियाटोप पहाड़ी। और दोस्तों, चिड़ियाटोप पहाड़ी का जो वास्तविक नाम था वो था पंचेटिया पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? पंचेटिया पहाड़ी। तो गिरि दुर्ग है, जिस पहाड़ी पर यह दुर्ग स्थित है उसका नाम है चिड़ियाटोप पहाड़ी। और इस चिड़ियाटोप पहाड़ी का वास्तविक नाम है पंचेटिया पहाड़ी। ये नाम दोस्तों इसलिए पड़ा कि नाथ संप्रदाय के संत चिड़ियानाथ का यहाँ पर तपोस्थल था, और उसी के नाम पर इस पहाड़ी का नाम क्या पड़ गया? चिड़ियाटोप। अक्सर क्वेश्चन यही आता है कि जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ऑप्शन में चिड़ियाटोप पहाड़ी आता है। और यदि ये आता है कि जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग जिस चिड़ियाटोप पहाड़ी पर स्थित है उस चिड़ियाटोप पहाड़ी का वास्तविक नाम क्या है? पंचेटिया पहाड़ी। निर्माण की बात देखिए दोस्तों, 1459 ईस्वी में 1459 ईस्वी में राव जोधा ने
जोधपुर शहर की स्थापना की या जोधपुर शहर को बसाया। और इसी समय जब जोधपुर शहर को बसाया गया था, उसी समय राव जोधा ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। इस प्रकार से इस दुर्ग का निर्माता कौन है? राव जोधा। दुर्ग की नींव राव जोधा ने 12 मई 1459 ईस्वी को करणी माता के हाथों से रखवाई। दोस्तों, करणी माता ने इस दुर्ग की नींव रखने से मना कर दिया था, क्योंकि राव जोधा ने इस दुर्ग की नींव में एक जिंदा व्यक्ति को दफनाने की घोषणा कर दी थी। और जब करणी माता को इस बात का पता चला तो उन्होंने मना किया, लेकिन राव बीका के अनुनय विनय से बाद में करणी माता ने इस दुर्ग की नींव रखना स्वीकार किया। तो दुर्ग की नींव 12 मई 1459 को करणी माता ने अपने हाथों से रखा था। और दोस्तों, राव जोधा ने इस दुर्ग की नींव में जिस व्यक्ति को जिंदा दफनाया था उसका नाम है राजा राम मेघवाल। राजा राम मेघवाल को राजिया बामी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, राव जोधा को कहीं से सूचना मिली या किसी संत के द्वारा इस तरह का कोई मतलब सूचना मिली उनको कि यदि राव जोधा मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव में किसी जिंदा व्यक्ति को दफना देगा तो ये दुर्ग उसके वंशजों के द्वारा उसके वंशजों से किसी के द्वारा नहीं जीता जाएगा। और यही कारण है कि दोस्तों, राव जोधा ने राजा राम मेघवाल नामक व्यक्ति को इस दुर्ग की नींव में जिंदा दफनाया था। दुर्ग के उपनाम देखिए, बहुत सारे उपनाम हैं और उपनाम से भी दोस्तों यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो पहला उपनाम देखिए आप, पहला उपनाम है मेहरानगढ़। ये उपनाम इसकी विशालता के कारण रखा गया। दूसरा उपनाम देखिए गढ़ चिंतामणि। तीसरा देखिए मयूर ध्वज। और दोस्तों, मोर की आकृति के कारण इस दुर्ग को मयूर ध्वज भी कहा जाता है। लोक साहित्य में जोधपुर के मेहरानगढ़ को जोदाना कहा जाता है। जिस प्रकार से लोक साहित्य में जैसलमेर के सोनारगढ़ को जैसाना कहा जाता है, उसी प्रकार लोक साहित्य में इसको जोधाना कहा जाता है। पांचवा उपनाम देखिए सूर्यमुखी। छठा उपनाम देखिए कागमुखी। दोबारा देखिए दोस्तों, ये गिरि दुर्ग है, इसे पारी दुर्ग भी कहते हैं कि चारों ओर परकोटा है। और जिस पहाड़ी पर यह दुर्ग स्थित है उस पहाड़ी का नाम क्या है? चिड़ियाटूग पहाड़ी है। चिड़ियाटूग पहाड़ी को चिड़ियाटूग पहाड़ी का वास्तविक नाम पंचेटिया पहाड़ी है। निर्माण के बारे में देखिए, 1459 ईस्वी में राव जोधा ने जोधपुर शहर को बसाया और इसी समय उन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। और मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव का पहला पत्थर राव जोधा ने 12 मई 1459 को करणी माता के हाथों से रखवाया था। राव जोधा ने इस दुर्ग की नींव में राजा राम मेघवाल नामक व्यक्ति को जिंदा दफनाया था। दुर्ग के बहुत सारे उपनाम हैं। विशालता के कारण इस दुर्ग को मेहरानगढ़ दुर्ग कहा जाता है। इसे गढ़ चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है। मयूर की आकृति के कारण इसको मयूर ध्वज भी कहते हैं।
लोक साहित्य में इसे जोधाना के नाम से जाना जाता है, सूर्यमुखी भी कहते हैं और इसे कागमुखी भी कहा जाता है। दोस्तों, दुर्ग के निर्माण में लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया था और दुर्ग में पत्थरों की इतनी सुंदर कटाई की गई है, बहुत ही सुंदर जाली जरों के हैं। तो निर्माण में कैसे पत्थरों का प्रयोग किया गया है? लाल बलुआ पत्थरों का, लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है और दुर्ग में बहुत सुंदर जाली जरों के हैं। पत्थर की जाली जरों, इतनी बारीक कटाई की गई है पत्थरों की, बहुत ही सुंदर जाली जरों के हैं। ब्रिटिश साहित्यकार रूडयार्ड किपलिंग कुछ समय के लिए इस दुर्ग में रुका था और जब इस दुर्ग की निर्माण को देखकर उन्होंने बहुत ही सुंदर कथन कहा कि इस दुर्ग का निर्माण मनुष्यों ने नहीं बल्कि परियों और फरिश्तों ने किया है। अभी जैसे मैंने आपको पढ़ाया था बूंदी का तारागढ़, वहां भी रूडयार्ड किपलिंग गए थे और उस दुर्ग के बारे में उन्होंने कहा था कि इस दुर्ग का निर्माण मनुष्य ने नहीं बल्कि भूतों ने किया है। लेकिन जब वो इस दुर्ग में रुके तो रुक करके जब इस दुर्ग का निर्माण कार्य को देखा तो बड़े आश्चर्य हुआ उनको और उन्होंने कहा कि ऐसे दुर्ग का निर्माण मनुष्य नहीं कर सकता बल्कि ये परियों, देवताओं और फरिश्तों ने इस दुर्ग का निर्माण किया है। दोस्तों, डॉक्टर कर्नल टोड ने इस दुर्ग की ऊंचाई को देखकर लिखा कि राव जोधा के पुत्र इस दुर्ग की महलों की खिड़कियों से ही अपनी सल्तनत पर आधिपत्य रख सकते हैं। कर्नल टोड ने दुर्ग की ऊंचाई को देखकर कहा कि राव जोधा के पुत्र इस दुर्ग के महलों की खिड़कियों से ही अपनी सल्तनत की रक्षा कर सकते हैं, अपनी सल्तनत पर आधिपत्य रख सकते हैं। दोबारा देखिए दोस्तों, दुर्ग के निर्माण में लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है और दुर्ग में पत्थरों की बहुत ही सुंदर कटाई करके सुंदर जाली झरोखे हैं। आप जब दुर्ग को देखने जाएंगे तो उन पत्थरों की कटाई को देख करके आपको आश्चर्य होगा, बहुत ही बारीक डिजाइनदार जाली झरोखे हैं। ब्रिटिश साहित्यकार रूडयार्ड किपलिंग यह कुछ समय के लिए रुका था और उन्होंने अपनी पुस्तक जंगल बुक में लिखा है कि इस दुर्ग का निर्माण मनुष्य ने नहीं बल्कि परियों और फरिश्तों ने किया है। और बहुत बार क्वेश्चन आ गया है ऐसा कि मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में ये कथन किसने लिखा या ये किसने कहा कि इस दुर्ग का निर्माण मनुष्य नहीं कर सकता बल्कि ये दुर्ग परियों और फरिश्तों के द्वारा बनाया गया है। तो रूडयार्ड किपलिंग, क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि रूडयार्ड किपलिंग ने किस दुर्ग के निर्माण कार्य को देखकर ये कहा कि
कि ऐसा दुर्ग मनुष्य नहीं बना सकता, बल्कि ये दुर्ग परियों, देवताओं, फरिश्तों ने बनाया है। जोधपुर का महराज। कर्नल टोड ने भी एक कथन लिखा है इसकी ऊंचाई को देखकर कि राव जोधा के पुत्र इस दुर्ग के महलों की खिड़कियों में बैठकर या महलों की खिड़कियों से ही अपनी सल्तनत अर्थात अपने राज्य पर आधिपत्य रख सकते हैं, उसकी रक्षा कर सकते हैं। दोस्तों, दुर्ग के साथ निम्न 3 महान योद्धाओं की गाथाएं जुड़ी हुई हैं। अब वो योद्धाएं कौन कौन से हैं देखिए। इस दुर्ग के साथ निम्न 3 महान योद्धाओं की गाथाएं जुड़ी हुई। अब 3 महान योद्धा कौन कौन से हैं दोस्तों देखिए। पहला वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौर। दोस्तों, यदि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपको पता है कि वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौर ने किस प्रकार जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह का साथ दिया और उनको राजगद्दी के लिए उन्होंने 30 वर्ष युद्ध लिया मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ। तो वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौर की गाथा जुड़ी हुई है। दूसरा जो योद्धा है कीरत सिंह, और कीरत सिंह ये जोधपुर के महाराजा मानसिंह का सेनापति था। मानसिंह का सेनापति, बहुत बहादुर था ये भी। और तीसरा पर देखिए धन्ना और भीमा नामक मामा भांजा योद्धाओं की गाथा है। ये दोनों ही स्थानीय योद्धा थे। तो दुर्ग के साथ निम्न तीन महान योद्धाओं की गाथाएं जुड़ी हुई हैं। पहला जो योद्धा है वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़, और दुर्गादास राठौड़ के बारे में एक कथन भी है कि मायड़ एड़ो पूत जन जेड़ो दुर्गादास राठौड़। अजीत सिंह को राजगद्दी दिलाने के लिए मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ इन्होंने 30 वर्षीय युद्ध लड़ा था। कीरत सिंह ये जोधपुर के महाराजा मानसिंह का महान सेनापति था। धन्ना और भीमा ये दोनों मामा भांजे थे। ये स्थानीय योद्धा थे जो दुर्ग की रक्षा के लिए वीरगति को प्राप्त हुए थे। दुर्ग के दर्शनीय स्थल देखिए दोस्तों कि दुर्ग में कौन कौन सी देखने योग्य स्थान है, दर्शनीय स्थल। पहला दर्शनीय स्थल देखिए मोती महल। मोती महल इसका निर्माण महाराजा सूर सिंह ने कराया था, और ये अपनी उत्कृष्ट स्वर्ण मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। महल में सोने का बहुत ही बारीक और सुंदर काम किया गया है। दूसरा देखिए फूल महल। इसका निर्माण जोधपुर के महाराजा अभय सिंह ने करवाया था। यह अभय सिंह दोस्तों वही है जिसके शासनकाल में 1730 में खिजरली गांव की घटना हुई थी,
तीसरा जो है दर्शन स्थल, वो देखिए फतेह महल, फतेह महल, और फतेह महल का निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। चौथा देखिए चोखे, चोखेलाव का महल, चोखेलाव का महल, इस महल का निर्माण महाराजा मालदेव ने करवाया था। और दोस्तों इसमें बहुत ही सुंदर भित्ति चित्र है, और वो भित्ति चित्र मार्शल टाइप शैली के। क्वेश्चन पूछा गया कि जोधपुर के मेहरानगढ़ के किस महल के भित्ति चित्र मार्शल टाइप शैली के भित्ति चित्र हैं। तो दोस्तों ये चोखेलाव का महल है, जिसका निर्माण महाराजा मालदेव ने करवाया था, और इस दुर्ग के अंदर मार्शल टाइप शैली के भित्ति चित्र है। पांचवा देखिए महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय, महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय, और इसका निर्माण भी करवाया था किसने? मानसिंह ने करवाया था। छठा देखिए श्रृंगार चौकी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ गया है, और इसका निर्माण करवाया था महाराजा तख्त सिंह ने। और दोस्तों इसी श्रृंगार चौकी पर, ये संगमरमर की बनी हुई है, और इसी श्रृंगार चौकी पर जोधपुर के राजाओं का राज तिलक या राज्याभिषेक होता था। दोबारा देखिए दर्शन स्थल में मोती महल, इसका निर्माण महाराजा सूर सिंह ने करवाया था, और इसमें सोने की कलम से बहुत ही सुंदर कार्य किया गया, अर्थात उत्कृष्ट स्वर्ण मीनाकारी इसके अंदर की गई है। दूसरा फूल महल है, इसका निर्माण महाराजा अभय सिंह ने करवाया था, और इस महल में पत्थर की बारीक कटाई बहुत सुंदर है, जाली झारोखों के लिए जाना जाता है। तीसरा फतेह महल है, जिसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। चौथा चोखेलाव का महल है, इसका निर्माण महाराजा मालदेव ने करवाया था। और दोस्तों चोखेलाव के महल में मार्शल टाइप शैली की भित्ति चित्र है जो बहुत सुंदर है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि जोधपुर की किस महल में मार्शल टाइप शैली के भित्ति चित्र है, तो कौन से महल में? चोखेलाव के महल में। इसके अलावा पांचवा है महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय। आप जैसे दुर्ग में एंट्री करेंगे तो सामने ये पुस्तकालय दिखाई देगा आपको, और ये इस पुस्तकालय का निर्माण करवाया था जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने। और श्रृंगार, छठा देखिए श्रृंगार चौकी, ये संगमरमर की बनी हुई है, इसका निर्माण जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने करवाया था। और दोस्तों इसी चौकी पर बैठा करके जोधपुर के महाराजाओं का राज तिलक और राज्याभिषेक किया जाता था।
अगला दर्शनीय स्थल देखिए दोस्तों, नंबर 6, चामुंडा माता का मंदिर। चामुंडा माता का मंदिर। दोस्तों इस मंदिर का निर्माण महाराज राव जोधा ने दुर्ग के निर्माण के समय करवा दिया था। तो निर्माता राव जोधा था। चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण राव जोधा ने करवाया था। और दोस्तों कभी आप दुर्ग में गए हैं तो देखिए, दुर्ग में जाओगे तो ऊपर जाने के बाद में नीचे एक रास्ता आएगा और नीचे जाकर के लास्ट वाले कोने में बहुत ही सुंदर मंदिर है। और आपको पता होगा कि 30 सितंबर 2008 के दिन, नवरात्रा के दिन थे, 30 सितंबर 2008 के दिन यहाँ पर भगदड़ मची और भगदड़ में लगभग 224 युवा मारे गए। दोस्तों देखिए, विडंबना देखिए कि ये घटना घटी और जो 224 युवा इस भगदड़ में मारे गए, ये सभी युवा 25 साल से कम उम्र के थे। इनमें किसी भी महिला या लड़की का निधन नहीं हुआ, केवल ये 224 युवा मारे गए और सारे के सारे 25 वर्ष से कम आयु के थे। तो ये बहुत बड़ी घटना थी। उसके बाद में चामुंडा माता के मंदिर में जाने का रास्ता अलग है, आने का रास्ता अलग है। इस घटना से पहले एक ही रास्ते से लोग जाते थे, तो किसी कारणवश वहाँ भगदड़ मची और इस तरह से ये बड़ी घटना हुई। 7वां देखिए, मदन मोहन और आनंद जी का मंदिर। मदन मोहन और आनंद जी का मंदिर। 8वां देखिए, नागणेशी माता का मंदिर। और दोस्तों नागणेशी माता राठौड़ों की कुल देवी मानी जाती है। 9वां देखिए, मुस्लिम संत भूरे खां की मजार। क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों कि मुस्लिम संत भूरे खां की मजार राजस्थान के किस दुर्ग में है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। इनको जहूर खां के नाम से भी जाना जाता है। 10वां देखिए, दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी की मस्जिद। दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी की मस्जिद। दोस्तों 1544 में दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी और राव मालदेव के मध्य गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। ये युद्ध शुरू होने से पहले ही राव मालदेव किसी शंका के कारण युद्ध भूमि को छोड़ करके भाग गए थे और पीछे से उनके जो 2 बहादुर योद्धा थे, जेता और कोपा, ने अपने ऊपर लगे कलंक को धोने के लिए बहादुर से युद्ध किया और उस युद्ध में वो वीर गति को प्राप्त किया। लेकिन शेरशाह सूरी बड़ी मुश्किल से वो युद्ध जीत पाया और उस युद्ध के बाद, विजय के बाद, उसने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो चुका था। इस युद्ध में विजय के बाद शेरशाह सूरी ने मेहरानगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया और वहां पर अपने नाम की एक मस्जिद का निर्माण कराया, जिसको नाम कहते हैं शेरशाह सूरी की मस्जिद। दोबारा देखिए, चामुंडा माता का मंदिर है। चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण दुर्ग निर्माण के समय ही राव जोधा ने करवा दिया था। 30 सितंबर 2008 को भगदड़ के कारण यहाँ 224 युवाओं की मृत्यु हो गई थी। मदन मोहन और आनंद जी का बहुत सुंदर मंदिर है दुर्ग में। नागणेशी माता का मंदिर है। दोस्तों नागणेशी माता राठौड़ों की कुल देवी मानी जाती है।
और 9वां देखिए, दुर्ग में मुस्लिम संत भूरी खां की दरगाह मजार है, इनको जहूर खां के नाम से भी जाना जाता है। और दुर्ग में शेरशाह सूरी की मस्जिद है, जो दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी की ये मस्जिद है। दुर्ग के ऊपर दोस्तों बहुत ही सुंदर तोपें रखी हुई हैं। देखिए, दुर्ग में स्थित तोपें। तो देखिए, पहले तो किलकिला, इस तोप का निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने अहमदाबाद में करवाया था। दूसरी तोप देखिए, गजनी खां। तीसरी तोप देखिए, शंभू बाण। चौथी तोप देखिए, चामुंडा। पांचवी तोप देखिए, कड़क बिजली। ये सभी तोप, कड़क बिजली दोस्तों जयपुर की जयगढ़ में स्थित है। किलकिला अजीत सिंह ने अहमदाबाद से बनवाई थी। गजनी खां, शंभू बाण, चामुंडा, कड़क बिजली। इसके अतिरिक्त दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन आया था, नागफनी, गजक, नागफली गजक और नुसरत, ये जो तोपे हैं ये कहां है? तो नागफली, गजक और नुसरत ये तोपे भी मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। इसका अतिरिक्त देखिए दोस्तों, 1974 में इस दुर्ग में एक विशाल संग्रहालय की स्थापना हुई। यह देश का बहुत ही प्रसिद्ध संग्रहालयों के रूप में आता है और इस संग्रहालय में मुगल सम्राट अकबर की तलवार भी रखी हुई है। इसके अलावा अमेरिकन विद्वान जैकलिन कैनेडी ने मेहरानगढ़ दुर्ग को विश्व का 8वां आश्चर्य बताया है। तो दुर्ग में देखिए कौन कौन सी तोप है। किलकिला नामक तोप, गजनी खां, शंभू बाण, चामुंडा, कड़क बिजली, नागफली, गजक और नुसरत। 1974 में यहाँ पर एक संग्रहालय बनाया गया था, जो देश के प्रमुख संग्रहालयों में से एक माना जाता है। और इस संग्रहालय की प्रमुख जो बड़ी बात है वो है, अकबर जिस तलवार का प्रयोग करता था वो तलवार आज भी इस दुर्ग में इस संग्रहालय में रखी हुई है। इसके अलावा अमेरिकन विद्वान ने मेहरानगढ़ दुर्ग को देखकर कहा कि ये विश्व का 8वां आश्चर्य है। दोस्तों, दुर्ग में 3 दरवाजे हैं। 3 मुख्य दरवाजे हैं। जयपुर, फतेहपुर, फतेहपुर और तीसरा है लोहापुर। दुर्ग में 3 दरवाजे हैं।
जयपोल, फतेहपोल और लोहापोल। लेकिन लोहापोल दरवाजे के बारे में देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इस दरवाजे पर 31 वीरांगनाओं के, इस दरवाजे पर 31 वीरांगनाओं के लोहे के हाथ के छापे हैं। 31 वीरांगनाओं के लोहे के हाथ के छापे हैं दोस्तों। इस तरह से इस तरह तो लोहापोल दरवाजे पर 31 वीरांगनाओं के लोहे के हाथ के छापे हैं। ये आरएस प्री में क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान के किस दुर्ग के दरवाजे पर 31 वीरांगनाओं के लोहे के हाथ के छापे हैं। तो आपका उत्तर होगा मेहरानगढ़ दुर्ग। इस तरह से दुर्ग में 2 बड़े जलाशय हैं। दुर्ग में 2 बड़े जलाशय हैं। एक का नाम है रानीसर तालाब और इसका निर्माण राव जोधा की हाड़ी रानी जसमा हाड़ी ने करवाया था। दूसरा जलाशय है पदम तालाब, पदमसर। इसका निर्माण राव गांगा की रानी पद्मावती ने करवाया था। 1857 में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि जोधपुर का वह कौन सा महाराजा है जिसने दुर्ग में खून खराबे को रोकने के लिए दुर्ग की चाबियां अंग्रेजों को सौंप दी थी। तो यहां देखिए, महाराजा मानसिंह ने दुर्ग में खून खराबे को रोकने के लिए दुर्ग की चाबियां अंग्रेजों को सौंप दी थी। दोबारा देखिए, दुर्ग में 3 दरवाजे हैं, जयपोल, फतेहपोल, लोहापोल। लोहापोल दरवाजे पर 31 वीरांगनाओं के लोहे के हाथ के छापे हैं। दुर्ग में 2 बड़े जलाशय हैं, रानीसर तालाब, इसका निर्माण राव जोधा की हाड़ी रानी जसमा हाड़ी ने करवाया था। पदमसर तालाब, इसका निर्माण राव गंगा की रानी पद्मावती ने कराया था। और महाराजा मानसिंह ने दुर्ग में होने वाले खून खराबों को रोकने के लिए दुर्ग की चाबियां अंग्रेजों को सौंप दी थी। धन्यवाद दोस्तों। अगला वीडियो लेकर के मैं पुनः आपके सामने हाजिर हूँगा।